चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में हम लोग मेन रूप से उसके कारण और परिणाम के स्तर को ही देखते हैं और किस प्रकार से इसने पूरे विश्व इतिहास को प्रभावित किया उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये जो टॉपिक है ना 1 to 5, देखिए अगर आप देखिएगा TRE 1 या TRE 2 में तो 4 से 5 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के पूछे गए। ऐसे अगर आप कहिएगा कि स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री क्या 1 to 5 में पूछेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पढ़ के जाइए। चूंकि BPSC बदलाव करेगी पैटर्न में, हो सकता है कि आपको, चूंकि 9-10 तक का ही सिलेबस है और 1 to 5 में भी 9-10 तक का सिलेबस उसमें पूछे जा सकते हैं, तो परेशान नहीं होना है, आराम से। अभी बहुत टाइम है, मार्च में भी अगर एग्जाम होता है फिर भी आपके पास, मार्च में नहीं हो पाएगा, मार्च तक मुझे लगता है कि फॉर्म भर लिया जाएगा या आपका वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही हो पाएगा। इतना जल्दी कंडक्ट कराना कोई आसान बात नहीं होगा, एक अलग ही अब चुनाव की तैयारी शुरुआत होगी, तो हो सकता है वैकेंसी पहले आए, लेकिन आपका एग्जाम जो है वो चुनाव के बाद ही होगा। ज़्यादा परेशान नहीं होना, पैनिक भी नहीं होना है। तैयारी आप जिस कंटिन्यू से, इसीलिए तो हमने आपको पहले शुरुआत से ही मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर से ही कंटिन्यू कर लीजिए, और ऑलरेडी सारे टॉपिक आपको करवाए हुए भी हैं, तो ज़्यादा अब जो भी लोग हमसे जुड़े हैं तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा होगा, इस बात का तो फुल गारंटी है, चूँकि उनको पता है कि हमारे पास सारा मटेरियल है। बस कितना टाइम देना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 1 महीना में कोर्स हो जाए तो पूरा भर दिन देखते रहिए वीडियो तो आपके पास टॉपिक वाइज अवेलेबल हैं ही। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। अगर मार्च में भी होगा एग्जाम, लेकिन इतना जल्दी मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी हो पाएगा, जैसा कि मेरा अनुमान है कि आपका एग्जाम जो है चुनाव के बाद ही होगा। ठीक है, भले वैकेंसी आपको फॉर्म डलवा लिया जाएगा, हो सकता है चूँकि चुनाव में सभी पार्टी चाहती है कि इसका बेनिफिट मिले, तो ये हो सकता है, लेकिन फिर भी अपना तैयारी जो है दमखम लगाते रहिए, तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए, बेकार तो जाएगा नहीं, पढ़ा लिखा कभी बेकार जाता नहीं है। चलिए, तो 1 to 5 वाले परेशान नहीं होना है, 1 to 5 वाले भी देखें। ठीक है, 9-10 का टॉपिक है, और हो सकता है कि 1 to 5 में जैसे TRE 1 में भी 4 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के थे, TRE 2 में भी कुछ क्वेश्चन थे, तो उसी प्रकार से हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ही दे दे, तो एक नंबर के लिए भी बहुत लोग जूझ रहे हैं। बहुत लोग का डेट ऑफ बर्थ में भी छूटा है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ पे भी रिजल्ट रुका हुआ था, वेटिंग लिस्ट का इंतजार में थे, लेकिन अब तो उम्मीद ही नहीं है। तो एक नंबर महत्वपूर्ण होगा, इसलिए अभी टाइम है तो पढ़ लीजिए। क्या है, अभी आधा घंटा में फ्रांस की क्रांति समाप्त हो जाएगा, आधे घंटे के बाद सारा क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा, और अभी 6 to 8 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, अभी लास्ट में आपको दिखाएंगे भी, देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और सारा क्वेश्चन आप लोग खुद जवाब दे दीजिएगा, हमको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो जो पढ़ाने का तरीका है, अगर आप सही तरीका से पढ़ते हैं तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक है वो है फ्रांस की क्रांति। आप लोग ये टॉपिक बचपन में पढ़े होंगे, 9th क्लास में, याद होगा या भूल गए होंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री लोग बार बार रिवीजन नहीं कर पाते हैं। जैसे आधुनिक इतिहास है, ये सब बार बार कंपटीशन में भी पढ़ा जाता है, लेकिन विश्व इतिहास बहुत कम, ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत कम ही लोग जो है विश्व इतिहास को रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भूमिका के रूप में हम लोग देखेंगे क्या है कि जो फ्रांस की क्रांति है वो विश्व इतिहास की युगांतकारी घटना मानी जाती है। और इससे पहले आपको पता होगा कि अमेरिकी क्रांति हुई, और अमेरिका में जो क्रांति हुई थी उसको करवाने के लिए फ्रांस की भी सेना गई थी। चूंकि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कांटे की टक्कर है, उपनिवेशवाद की लड़ाई है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 वर्षीय युद्ध हुआ था 56 से 63, 1756 से 63 के बीच में, तो उसमें फ्रांस हार गया था, तो फ्रांस को भी बदला लेना था। तो जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में जब लड़ाई होता है तो फ्रांस क्या करता है, अपनी सेना अमेरिका की तरफ से भेज देता है लड़ाई करने के लिए। जब उसकी सेना अमेरिकी क्रांति में पार्टिसिपेट करती है, अमेरिकी लोगों को उसके अधिकार को दिलाती है, तो कहीं ना कहीं जो सेना जाती है वहां पे युद्ध के लिए अमेरिकी क्रांति में, तो उसके अंदर भी एक बदलाव आता है कि क्यों ना हम अपने देश में भी यही व्यवस्था लागू करें। ठीक है,
और वो जब लौट के आती है तो अपने यहाँ भी परिवर्तन करना शुरू कर देती है, और साथ साथ बहुत सारे वहाँ पे विद्वान भी हो चुके हैं फ्रांस में जो कि लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसी एवज में यहाँ पे क्रांति आपको दिखाई देगी। क्रांति मतलब होता है अमूलचूल परिवर्तन। कोई जरूरी नहीं कि उसमें युद्ध होगा, मारपीट होगा, लड़ाई होगा, ऐसी कोई बात नहीं कि क्रांति का मतलब लड़ाई होता है या युद्ध होता है। ठीक है, क्रांति मतलब होता है बदलाव। तो यहाँ फ्रांस में बदलाव देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र है वो समाप्त होगा, और निरंकुश राजतंत्र के जगह पर एक नया जो कह सकते हैं कि एक वहाँ पे व्यवस्था स्थापित होता है। इससे तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही स्थापित हो जाता है, लेकिन फिर भी बदलाव की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। फ्रांस की क्रांति के बाद भी जैकोबियन दल आ जाता है, फिर वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आ जाता है, फिर बराबर क्रांति होते रहते, फिर आगे चल के बहुत आगे चल करके जब फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पुरातन व्यवस्था है, जो लुई 14वां जो कह रहा था कि मैं ही राज हूं, लुई 16वां कहता है मेरी इच्छा ही कानून है, मैं जो बोलता हूं वही कानून हो जाता है। तो इस तरह की जो वार्तालाप हो रही है राजा और जो प्रजा के बीच में, वो यहाँ समाप्त देखने को मिलेगा। कुछ शक्ति यहाँ पे प्रजा को भी प्राप्त होती है। फ्रांस की क्रांति मेन रूप से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की लड़ाई है। फ्रांस की क्रांति का नारा भी है। तो ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति है क्या। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास की एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति क्या है? विश्व इतिहास की एक युगांतकारी घटना है, जिसने कि जो यूरोप था उसका पुरातन व्यवस्था को समाप्त करके एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने का प्रयास किया है। ठीक है, जो यूरोप में यानी फ्रांस में जो एक राजतंत्र की व्यवस्था थी, ठीक है, जो फ्रांस में राजतंत्र की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर, पुरातन व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था लाने का यहाँ पर जो वहाँ की जनता है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बुजुर्गा वर्ग है, उसका प्रयास है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्रांति हुई कब? तो याद रखिएगा, जो फ्रांस की क्रांति होती है वो 1789 ईस्वी में होती है। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है। ठीक है, और इसके पीछे क्या कारण है? तो इतना जान लीजिए, कोई भी क्रांति एकाएक नहीं होती है। 1857 की क्रांति एकाएक नहीं हुई थी, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ही एकाएक नहीं हुआ था, बल्कि लंबे समय से अंग्रेजों ने जो शोषणकारी नीति अपनाई थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जो अंग्रेज शोषण कर रहे थे, उसके परिणाम स्वरूप आपके यहाँ भी, चाहे आपका संथाल विद्रोह हो, जनजातीय विद्रोह हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो सबके पीछे अगर देखिएगा तो एक लंबा इतिहास जुड़ा होता है। तो फ्रांस में भी जो क्रांति हुई कोई एक दो दिन के कारण से नहीं हुआ, या कोई एक कारण से, बहुत सारे कारण मिल करके यहाँ पे क्रांति में परिवर्तित हुई है। ठीक है, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, 1789 ईस्वी में। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है वो देखिए। हुई क्रांति के पीछे वर्षों से चली आ रही शोषणकारी निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश मतलब जिसपे कोई अंकुश ना हो, राजा स्वेच्छाचारी हो, अपने मन की बात करे, जो इच्छा करे वही करे, जो बोले वही कानून बन जाए। तो इस तरह का यहाँ पे जो राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, जो कि लोगों को क्रांति के लिए मजबूर कर दिया। लोग क्रांति जल्दी करना चाहते नहीं है, लेकिन मजबूरी में जब उनको लगता है, जब वो रोटी के लिए, मकान के लिए, आज़ादी के लिए तत्पर होते हैं, तब जाके वहाँ पे क्रांति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोगों का जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर एक तरीका से जब शोषण हुआ, जब लोगों को रोटी तक नसीब नहीं आने लगी, तब उन्होंने यहाँ पे क्रांति किया था, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, चलिए इसके पीछे कई कारण थे, उसको देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं, उसके कारण को जानेंगे। कारण के रूप में क्रांति के जो कारण हैं उसको देखिएगा। तो सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण कारण के रूप में फ्रांस की राजनीतिक स्ट्रक्चर जो है, व्यवस्था है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। राजनीतिक कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण के रूप में है। दूसरा है वहां का समाज, जो कि 3 वर्ग में बटा हुआ है, 3 स्टेट्स में। कई बार पूछेगा कि फ्रांस की समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था, तो 3 स्टेट में। एक तो था पोप पादरी, जो कि ब्राह्मण, जैसे भारतीय समाज में देखिएगा जो उच्च वर्ग ब्राह्मण, उसके नीचे जैसे क्षत्रिय होता है, तो वहां का भी समाज एक कुलीन, या कह सकते हैं जो राजशाही था, उसमें बटा हुआ था कुलीन, जो कि राजा के सगे संबंधी से रिलेटेड हो गए।
और तीसरा जो था स्टेट, उसमें जो जैसे दार्शनिक हो गए, बुद्धिजीवी वर्ग हो गए, कार्मिक हो गए, श्रमजीवी हो गए, मजदूर हो गए, वो सब तृतीय स्टेट में आते थे। पादरी पूजा कराने के काम करते थे, जो यहां के कुलीन है वो प्रशासन देखते थे, और सारा टैक्स कौन देता था? तो तृतीय स्टेट, जो कि मजदूर वर्ग का है, श्रमजीवी वर्ग का है। तो यहां पर यह भी कारण था, सामाजिक कारण भी यहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। आर्थिक कारण भी यहां पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक कारण के रूप में यहां पे बहुत ज्यादा देखिएगा तो आर्थिक कारण में दोषपूर्ण कर व्यवस्था है, ठीक है। टैक्स केवल और केवल किससे लिया जा रहा है? तो तृतीय वर्ग के लोगों को, जबकि अधिकार उनको नहीं दिया गया है। अधिकार केवल ऊपर वाले दो वर्ग को ही है। और टैक्स कौन देगा, कर कौन देगा? तो तृतीय स्टेट के लोग देंगे। तो यहां पे जो है बहुत ज्यादा आर्थिक कारण भी जिम्मेदारी होता है। उसके बाद बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण, ये क्वेश्चन आपको देखिए टीआरई 2 में भी पूछा गया था। मोंटेस्क्यू के बारे में पूछा गया है, ठीक है। रूसो के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो, जॉन लॉक, ये सब जो दार्शनिक रहते हैं ये फ्रांस के ही हैं। तो इनसे भी जो लोगों को ये अपने अपने जो दर्शन से, फिलॉसफी से लोगों को प्रभावित करते हैं। एक से एक कथन इन्होंने दिया है, बहुत सारे सिद्धांत दिया है, आगे चर्चा करेंगे। और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में टीआरई 1 में भी पूछे गए, टीआरई 2 में भी पूछे गए, और टीआरई 3 में भी 110% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा, फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास में नहीं पूछा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, पूछेगा ही पूछेगा। अमेरिकी क्रांति ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो कि आपको हमने पढ़ा दिया। तत्कालिक कारण के रूप में हम देखेंगे कि लुई 16वां, जो कि निरंकुश शासक है और जो बोलता है कि हमारी इच्छा ही कानून है, ठीक है। तो इस तरीका का जो अयोग्य व्यक्ति है और केवल खर्चा कर रहा है, बरसाई के महल में रहा है, शीश महल में रह रहा है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। तो ये जो भ्रष्ट लुई 16वां है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक था, और तत्कालिक कारक के रूप में यही जाना जाता है। कौन? तो लुई 16वां की अयोग्यता, जो अयोग्य था, बिल्कुल अयोग्य था, शासन से उसको कोई मतलब लेना देना नहीं था, अपने शीश महल में ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, ठीक है। तो ये सब सभी कारण मिल करके फ्रांस की क्रांति को जन्म दे दिया। तो अगर पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के इनमें से कौन कारण नहीं था, तो सबसे जरूरी है कि आपको पता हो कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था। क्या पता हो कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, अब बहुत कम टाइम बचा है, अभी भी मौका है, इंतजार अब मत कीजिए, बैठे ही रह जाइएगा। और 3.0 बैच गया तो बात खत्म, आपका डिग्री जो है उठा करके शीशा में पैक कर लीजिएगा। फिर बहाली अभी जो है नहीं होने वाला होगा, अभी तो 150,000 सीट होगा, तो उसमें आप नहीं जा पाइएगा। जो नए लोग होंगे, जोश जज्बा जुनून वाले, ठीक है, एकदम पूरा मेहनती लोग, वो फिर जा पाएंगे। आप लोग का जोश धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, तैयारी करने की इच्छा नहीं करेगी। तो 3.0 तक आप जुनून के साथ पढ़ करके निकाल लीजिए, तो फायदे में रहिएगा, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा, डिग्री से कोई फायदा नहीं होगा। तो जो लोग कोर्स से नहीं जुड़े हैं, तो ऐप डाउनलोड करके कोर्स से जरूर जुड़िए, आपको हमारा कोर्स निश्चित रूप से फायदा करेगा। और जो भी लोग 6 to 8 में जुड़े, या 1 to 5 में, या 9 10th में, तो लगभग लोग सफल हो ही गए हैं। कुछ इक्का दुक्का 1-2 नंबर से छूट गए हैं बेचारे, या सेम मार्क्स भी है, डेट ऑफ बर्थ के कारण छूट चुके हैं। तो 3.0 में निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा, परेशान नहीं होना है, बस जैसे जैसे कह रहे हो वैसे वैसे कीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला राजनीतिक कारण के रूप में हम लोग देखेंगे निरंकुश राजतंत्र। क्या है? निरंकुश राजतंत्र, यानी वहां का जो राजा है, चाहे लुई 16वां हो, लुई 14वां हो, सब निरंकुश है, ठीक है। राजाओं के हाथों में सारी शक्तियां केंद्रित, जितना भी पावर है राजा खुद लेके बैठा है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, न्याय भी खुद करेगा, कानून भी खुद बनाएगा, और सारा काम भी खुद करवाएगा। तो ये संभव है? नहीं है। तभी तो वहां पे मोंटेस्क्यू ने 3 सिद्धांत दे दिया ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों अलग अलग स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, यहीं से सिद्धांत आया ना। तो यहां पे क्या है कि राजा जो है सारा पावर लेके बैठा हुआ है। तो ये भी यहां पे कह सकते राजनीतिक कारण था। राजत्व का जो सिद्धांत दिया हुआ, देवीय सिद्धांत, कि राजा ऐसे नहीं बनता है, वो देव निर्मित है, देवताओं के माध्यम से बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इच्छा ही कानून है।
तो इस तरह की जो बात है यहाँ पे वो राजनीतिक कारण के रूप में है। लुई 14वां का क्या कथन है, मैं ही राज हूं। ठीक है, लुई 14वां क्या कहता है, मैं ही राज हूं। और लुई 16वां क्या कहता है, मेरा इच्छा ही कानून है। तो कई बार पूछेगा किसने कहा कि मेरा इच्छा ही कानून है, तो मेरा इच्छा ही कानून है किसने कहा है, तो लुई 16वां। मैं ही राज्य हूं, यह कथन किसने कहा, तो लुई 14वां ने कहा। यह सब पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए उस समय जो राजतंत्र पे शुरुआत में जब फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना हुई तो वहां पे एक पार्लियामेंट जिसे एक संसद हुआ करता था जो कि राजाओं पे अंकुश लगाने का काम करता था। लेकिन आगे चल करके पार्लियामेंट भी चूंकि वंशानुगत होने लगे, जैसे पार्लियामेंट के जो पहले सदस्य थे उसी का पुत्र बनेगा, तो यहां पर जो है कोई भी योग्य व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो रहे, बल्कि जन्म के आधार पर उस वंश में अगर जन्म हो गया है उनका, उस कुल में जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं तो वो स्वतः सदस्य हो जाते थे। अयोग्य लोग वहां भरे हुए थे, तो वो केवल राजा जो भी कहता था उसमें हाँ में हाँ मिलाते थे और केवल अपना काम सिद्ध करते थे। ठीक है, तो उनको योग्यता के आधार पर वहां पर सदस्यता मिली नहीं थी। तो पार्लियामेंट अंकुश लगाना बंद कर दिया कि राजा जो भी कह रहा है तो उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है, समर्थन कर रहा है, उसका विरोध नहीं कर रहा है, तो राजा का तो मन बढ़ेगा ही। उसके बाद पेरिस से दूर वर्साई के शीश महल में शान और शौकत की जिंदगी। एक तरफ जनता कर पे कर, टैक्स पे टैक्स लाया जा रहा है, बूझ सूझ का परिचय नहीं दिया जा रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी अपनी सेना को अमेरिका भेज दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से लड़ने के लिए। तो वहां की जनता टैक्स दे रही थी तो वो वहां पे झेल रही थी, परेशान थी जनता। और ये राजा क्या है, एक अलग दूर वर्साई के महल में जो है अपना शीश महल बना रखा था, उसमें ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, उसको जनता से कोई मतलब नहीं थी। तो ये भी राजनीतिक कारण था। और सबसे बड़ा जो उसकी जो पत्नी थी लुई 16वां की, रानी एंतोइनेट, फिजूल खर्ची थी, मैडम डिफिसिट इसका नाम ही था। फिजूल खर्चा, बहुत ज्यादा खर्च करती थी और पूरा राज दरबार जो है चाटुकारों से भरा रहता, चापलूस लोगों से, राजा का केवल बड़ाई करके उसको जो है गुमराह किए हुए रहता था। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राज का जितना भी महत्वपूर्ण पद था उसमें योग्यता के आधार पर भर्ती नहीं हो रही थी, बल्कि पैरवी पैगाम के आधार पर। अब पैरवी के आधार पर अगर नियुक्ति मिले, जॉब मिले, तो कैसे लोग जाएंगे, किनकी पैरवी होगी, तो आप तो जान ही रहे, समझ ही रहे। तो यहां पे अयोग्य लोगों का भरमार हो चुका था राजनीतिक कारण के रूप में। आप देख सकते हैं ना, राजा योग्य है, जो उसकी मैडम है वो भी समझदार नहीं, केवल खर्चा करने में आगे है। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है, जिसका शादी हुआ था लुई 16वां से। तो कई बार पूछेगा कि मेरी एंतोइनेट कहाँ की थी, तो ऑस्ट्रिया की थी, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की। इसको मैडम डेफिसिट भी कहा जाता है, बहुत फिजूल खर्च, बिना मतलब का खर्च करती थी। एक तरफ जनता को रोटी नहीं मिल रहा है और एक तरफ ये खर्च, तो जनता तो सब कुछ देख रहा है। नहीं, कई बार भारत में भी आरोप लगता है कि जनता को जो है खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है, सरकार जो है बिना मतलब का दिखाने का काम करती है। तो कई बार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आवाज उठाते रहती है, तो लोकतंत्र राजतंत्र में ये तो आवाज उठाया ही जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो राजनीतिक स्थिति है फ्रांस की वो अच्छी नहीं है। जो राजा है वो योग्य नहीं है, वो फिजूल खर्ची है, उसका परिवार जो है फिजूल खर्ची है, और साथ साथ वो जनता से केवल टैक्स लेने का काम कर रहा है और जनता की भलाई का कोई काम यहां पे कर नहीं रहा, और उल्टा अपनी इच्छा को ही कानून बताता है। तो इस प्रकार से यहां पे राजनीतिक कारण महत्वपूर्ण जिम्मेदार था फ्रांस में। ठीक है, चलिए दूसरा है कि अति केंद्रित प्रशासन, यानी जो प्रशासन है उसका सारा शक्ति, जैसे आपके देश में क्या प्रशासन चलता है तो आपका क्या है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों स्तंभ है, अलग अलग है, जो कि स्वतंत्र है। जबकि यहां पे इस समय भी क्या है कि सारी जो प्रशासन की जो शक्ति है वो राजा अपने हाथों में रखा हुआ, न्याय भी खुद देगा, कानून भी खुद बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर जो है क्या है, और उसको खुद भी फुर्सत नहीं है, न्याय भी तभी देगा ना जब वो अच्छे से सुनेगा उस समस्या को, लेकिन इसको जो है ऐशो आराम से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। प्रशासन की सारी शक्ति राजा के हाथों में है, जबकि राजा क्या है, केंद्रित भोग विलास से निकलकर प्रशासन देखने की फुर्सत राजा को नहीं है। तो सारा शक्ति अपने पास ले चुका है। अरे भाई, इतने कम टाइम में क्या करें। जब टीचर आपको बोलता है कि दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, तो उस समय आप लोग जो है जुड़ते नहीं हैं। अभी तो फिर भी टाइम है, अभी परेशान नहीं हो, ठीक है, टाइम मिलेगा अभी।
आ रहा है, वैकेंसियां आ भी जाएगी तो एग्जाम इतना जल्दी नहीं होने वाला, इतना जान लीजिए, ठीक है। अभी चुनाव का टाइम है, इतना जल्दी एग्जाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी फिर बीच में आपको टीचर, नियोजित टीचर का जो है स्वक्षमता परीक्षा होना है, तो परेशान नहीं होना, एग्जाम होगा भी तो अप्रैल मई जून तक चला ही जाएगा, कितना भी जल्दी होगा तो भले वैकेंसी आपका जो है पहले आ जाए, फॉर्म भरवा लिया जाए, वो अलग बात, ठीक है। तैयारी कीजिए और सारा वीडियो आपके कंटेंट में पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि फ्रांस की क्रांति उसमें नहीं पढ़ाया हुआ, आप खोजिए आपको मिल जाएगा। फ्रांस की क्रांति हमने पढ़ा रखा है, टीआरई 2 में वो सारे वीडियो हमने आपको दे दिया है। आप तो चाहिएगा तो 10 दिन में आप पूरा तैयारी कर लीजिएगा। आधा घंटा का टॉपिक है, आधा घंटा में आपका फ्रांस की क्रांति, आधे घंटे में अमेरिकी क्रांति पूरा पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री 40 नंबर, उधर जीके जीएस का जो है 40 नंबर, 80 नंबर का आपका हिस्ट्री या पॉलिटी या ज्योग्राफी लिए होंगे, 2 विषय तो पढ़ना है आपको, ठीक है। अच्छे से कीजिए, अभी परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात होता है जब आपको टीचर बोलता है कि सही समय से तैयारी कीजिए तो उस समय करेंगे नहीं, बाद में जब फॉर्म आता है, वैकेंसी आ गई तो आप छटपटाते हैं, तो टीचर क्या करेगा। बाकी कंटेंट में सारा वीडियो पड़ा हुआ, आराम से देखिए। मैथ के सारे वीडियो हैं, पूरा टॉपिक कराया हुआ है, 1 to 5 वाले हों चाहे 6 to 8 वाले हों, सारा टॉपिक आपको अवेलेबल है। बस मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इतना ही जानिए। ये ऐसा नहीं कि फ्रांस की क्रांति हमने पढ़ा नहीं रखा है, पहले भी पढ़ा रखा है, फिर से पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ही। चलिए, प्रशासन की सारी शक्ति राजा के हाथों में था, ये तो हो गया। प्रशासनिक अव्यवस्था, प्रशासनिक एक रूपता का अभाव था, क्योंकि फ्रांस कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, अलग अलग जो प्रांत जो थे वहां पे अलग अलग तरह के कानून लागू थे। आगे चलकर जब नेपोलियन बोनापार्ट आएगा, जो कानून संहिता 1804 में लाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा था ना, नेपोलियन कोड कब लाया गया था, तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट लाता है, तब जाकर के एक रूपता आएगा, पूरे फ्रांस के कानून में क्या आएगा, एक रूपता आएगा। तो अभी तो यहां पे एक रूपता नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून व्यवस्था है, तो ये भी एक कारण था फ्रांस की क्रांति का। अब देखिए सामाजिक कारण के रूप में आप देखिए कि फ्रांस का जो समाज है वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ है। कई बार पूछेगा कि फ्रांस का समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था, तो याद रखिएगा फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। पहला स्टेट पादरियों का था, सेकेंड कुलीन या प्रशासनिक इकाई कह सकते हैं, थर्ड जो है श्रमजीवी, मजदूर, दार्शनिक, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेट्स कर लगाने का अधिकार पादरी को था, यानी जो टैक्स लगाता था, टाइद नाम का कर, एक धार्मिक कर था। ये भी क्वेश्चन पूछा था टीआरई 1 में, टाइद क्या था, या शायद टीआरई 2 में ही पूछा है टाइद क्या था। तो एक प्रकार से धार्मिक कर था जो कि पोप पादरियों के द्वारा फ्रांस की जनता, जो तृतीय स्टेट के लोग हैं, उससे वसूली किया जाता था। सेकेंड स्टेट से है आपका वो सामंत, कुलीन, भूस्वामी वर्ग का है, और इसको विशेष अधिकार दिया गया है, यानी आपका फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट्स के लोगों को विशेष अधिकार है, जबकि जो तृतीय स्टेट्स हैं वो अधिकार विहीन हैं। जो श्रमजीवी लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो मेहनत करके टैक्स दे रहे हैं, दार्शनिक हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, टीचर हैं, ठीक है, ये सब जो आ रहे हैं किस में आ रहे हैं, तो ये तृतीय स्टेट्स में आ रहे हैं, और सारा टैक्स ये लोग पे कर रहे हैं। मौज कौन कर रहा है, ये पोप पादरी और जो है कुलीन लोग, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत बड़ा कह सकते सामाजिक कारण के रूप में था। जनसाधारण, मजदूर, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी किस स्टेट्स में थे, तो याद रखिएगा थर्ड स्टेट्स में। कई बार पूछेगा कि दार्शनिक किस स्टेट्स में आते थे फ्रांस में, तो दार्शनिक जो फिलोसफर थे वो सब थर्ड स्टेट्स में ही आते थे। जो राजा था, कुलीन जो थे, वो सेकेंड स्टेट्स में, पोप पादरी सबसे नंबर 1 फर्स्ट स्टेट्स में आते थे, ठीक है। चलिए, यहां पे क्वेश्चन जो आपको पूछा भी गया था, आपको याद होगा, जो लोग बैठे होंगे उनको याद होगा, नहीं याद होगा तो क्वेश्चन एनालिसिस जरूर किया कीजिए, उससे अभी मैं करवाऊंगा, टाइम मिलेगा तो अभी ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, और फिर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए 6 to 8 में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहां से कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे फ्रांस की क्रांति से पूछे गए थे, ठीक है। अभी क्लास के लास्ट में बने रहिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए यहां पे क्या, पादरी, टाइद कर वसूली। जो टाइद नाम का जो कर था, वो टाइद नाम का जो कर था वो कौन वसूली कर रहा है, तो पोप पादरी वसूली कर रहे हैं। टाइद नामक कर कौन वसूली कर रहे हैं, पोप पादरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, एक प्रकार का धार्मिक कर था। चलिए, कुलीन वर्ग जो वहां का है वो प्रशासन देख रहा है, सेना, न्यायिक अधिकारी, ठीक है, ये सब का जो काम है,
और उसी के लिए कुछ शब्द बन के आए थे, माय लॉर्ड। अभी भी जब प्रशासनिक इकाई, जब यहाँ पे माय लॉर्ड, अभी भी आप देखते होंगे जब न्यायिक कार्य होता है तो माय लॉर्ड उनको बोला जाता है, जो चीफ जस्टिस होते हैं माय लॉर्ड, या जज साहब को माय लॉर्ड कहा जाता। तो एक सम्मानित भाषा है वहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं श्री या श्रीमान बोलते हैं ना, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उसी प्रकार से वहाँ पर माय लॉर्ड, योर ग्रेस जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्रतिष्ठा दिया जाता था समाज में, किसको? तो प्रशासनिक जो लोग हैं, सेना है या न्यायिक अधिकारी हैं, तो वहीं से ये शब्द है माय लॉर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति से ही और फ्रांस के ही जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनके लिए माय लॉर्ड का शब्द का प्रयोग किया जाता था। सर्वसाधारण वर्ग के अंतर्गत किसान आते थे, सारा कर का बोझ इनके ऊपर था। टाइद जो कर था पोप पादरियों के द्वारा जो लिया जाता था वो इन्हीं को चुकाना पड़ता था। नमक और तंबाकू पर भी टैक्स देना होता था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, दोषपूर्ण व्यवस्था थी। क्या था? आर्थिक जो व्यवस्था था वहां का अर्थव्यवस्था वो दोषपूर्ण था। पादरी पूजा कराते थे, कुलीन युद्ध और जनता कर देती थी। फ्रांस में पादरी का क्या काम था? पूजा करते थे, कुलीन युद्ध करते थे और जनता टैक्स देती थी, बस यही होता था। कर वसूली, कर निश्चित नहीं था, इच्छा अनुसार बढ़ाया जाता था, जिससे जितना मन हुआ उससे उतना टैक्स बांध दिया जाता था। व्यापारिक जो वहां पर था एक गिल्ड व्यवस्था थी, जो कि अगर कोई व्यापारी दूसरे एरिया में जाता था तो व्यापार नहीं कर सकता था, गिल्ड व्यवस्था थी। ठीक है, यानी एक क्षेत्र का व्यापारी दूसरे क्षेत्र में जाके व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक है, जैसे होता है ना कि बाहुबली सामंती व्यवस्था, उसी प्रकार से कि हम अपने क्षेत्र में तुमको व्यापार करने नहीं देंगे। एक बंद अर्थव्यवस्था टाइप का था सिस्टम, अवरोधक था, गिल्ड व्यवस्था था, यानी एक क्षेत्र का व्यापारी दूसरे क्षेत्र में जाके व्यापार नहीं कर सकता था, यह व्यवस्था था। बेकारी की समस्या थी, जो ही आपका रोजगार बंद है, बंद अर्थव्यवस्था है, तो बेकारी बेरोजगारी तो होगा ही। सैनिकों में असंतोष था, समय पर उनको सैलरी नहीं दिया जाता था, और ऊंचे पद पर योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर? तो पैरवी के आधार पर, पैरवी पैगाम होता है ना, उसके आधार पर पदोन्नति होती थी। उच्च पदों पर केवल, और जो उच्च पद थे वहां के वो केवल कुलीन वर्ग जो प्रशासनिक इकाई के वंशज हैं, वंशावली में हैं, तो उन्हीं को वो पद दिया जाता था। जो वहां की जो राजा का या राज परिवार से जुड़े लोग हैं, कुलीन लोग हैं, उन्हीं को जो है ऊंचा वाला पोस्ट दिया जाता था। जनसामान्य लोग जो है ऊंचे पद के अधिकारी नहीं बन सकते थे। तो ये व्यवस्था फ्रांस में थी, जो कि आर्थिक कारण के अंतर्गत आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद बौद्धिक कारण, यहां से भी देखिए आपको 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको याद होगा, अगर आप लोगों में से कुछ लोग बैठे होंगे उनको पता होगा, यह पूछा था कि इनमें से कौन से लोग फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए दार्शनिक हैं या फ्रांस से जुड़े हुए दार्शनिक हैं। ऑप्शन दे दिया था मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो। आंसर क्या हो जाता? इनमें से सभी। क्या हो जाता? इनमें से सभी। लेकिन तभी पता चलता जब आप पढ़ के जाते, जबकि हमने पहले से ही, ऐसा नहीं कि ये नोट्स अभी हमने बनाए, ये TRE 1 से ही मैं पढ़ा रहा हूं, TRE 2 में भी पढ़ाया हूं और TRE 3 में भी आप लोग को पढ़ा रहा हूं। यही क्वेश्चन आपको पूछा था। जो जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको हम सामने में रख के दिखाएंगे। अभी क्वेश्चन भी चर्चा होगा जब लास्ट में क्लास करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको क्या क्या पूछे गए। दार्शनिकों ने फ्रांस के जनमानस को झकझोर दिया। जो वहां के फिलोसफर हैं उन्होंने फ्रांस की जनता को क्या किया है? जागरूक कर दिया है। जैसे वहां का एक सबसे महत्वपूर्ण जो विचारक हैं, थिंकर है, मोंटेस्क्यू। 1689 से 1755 का कार्यकाल है इनका, मतलब जन्म से मृत्यु तक का जो समय पीरियड है। राज एवं चर्च की कटु आलोचना किया है इन्होंने, राज एवं चर्च का आलोचना किया है, और शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शक्ति का पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? TRE 1 में भी पूछा गया था। ठीक है, शक्ति का पृथ्वीकरण का जो सिद्धांत है वो मोंटेस्क्यू ने दिया है। यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र होना चाहिए, तीनों अलग अलग होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में जो शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, यह नहीं कि तीनों शक्ति एक ही व्यक्ति के पास आ जाए। यह कथन किसका है? मोंटेस्क्यू का, शक्ति का पृथक्करण, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा वोल्टेयर। यह भी
जो है प्रबुद्ध निरंकुश शासन में विश्वास, ऐसे इनका जो है बुद्धिमान अगर कोई व्यक्ति निरंकुश भी है तो उसके शासन में इनका विश्वास था। और इनका कहना था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ठीक है, ऐसे इंडिया और जो है इसको लेकर के कई बार इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जाता है आपस में कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ठीक है, चलिए मैं पार्टी या पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगा या ना ही किसी पार्टी का नाम लूंगा, लेकिन इस तरह की विचारधाराएं आप सुनने को आपको मिलेगा कि ये सब कथन लोग बोलते हैं। तो ये सब कथन जो है वो इतिहास से जुड़ा हुआ है। वॉल्टेयर का कहना है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। इस तरह का भ्रष्ट चर्च पर कड़ी चोट किया किसने? तो वॉल्टेयर ने, जो चर्च व्यवस्था है उसका विरोधी है, लेकिन प्रबुद्ध निरंकुश शासक का ये समर्थक है वॉल्टेयर। ठीक है, यानी अगर कोई शासक बुद्धिमान है तो इसका समर्थन कर रहा है कौन? वॉल्टेयर, याद रखिएगा। लेकिन जो पोप पादरी का शासन है, चर्च का जो शासन है, उसका ये विरोध करता है कौन? वॉल्टेयर, याद रखिएगा। उसके बाद जय जॉक रूसो का, जय जॉक रूसो ऐसे पूरा नाम है इसका, तो रूसो भी आप लोग जानते होंगे रूसो। और इसी ने यह भी कथन TRE 1 में पूछा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं रूस की क्रांति होने के पीछे जो वैश्विक घटनाएं हैं वो भी जिम्मेदार है। उससे पहले 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी है। आप लोग को पता होगा 1688 ईस्वी में यूरोप पे गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी उसका भी प्रभाव यहाँ की जनता को पर है। उसके बाद 1689 में जो अधिकारों की घोषणा हुई थी ब्रिटेन में, उससे भी प्रभावित हैं ये लोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हो चुका है इससे पहले, उससे भी ये लोग प्रभावित हैं 1774 की घटना से। और तत्कालिक कारण तो लुई 16वां जो है वो क्या करता है कि अयोग्य रहता है। लुई 16वां क्या है? अयोग्य है। और तत्कालिक कारण के रूप में जो है इसको भी हम लोग कारण के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी कारण जिम्मेदार हैं। कारण के स्तर को आपने देखा। अब घटना को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। जो फ्रांस की क्रांति है उसकी शुरुआत कैसे होगी, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे कि इसकी क्रांति की शुरुआत कैसे होगी वो देखिए। 5 मई 1789 ईस्वी को जो तीनों स्टेट्स है, प्रथम स्टेट्स, सेकेंड और द्वितीय तृतीय, तीनों स्टेट्स में 300 लोग प्रतिनिधि थे। ठीक है, 300 प्रथम और सेकेंड में थे और 600 लोग प्रतिनिधि थे तृतीय स्टेट्स में। लेकिन तीनों को एक वोट देने का अधिकार था। स्वाभाविक सी बात है, प्रथम और द्वितीय स्टेट्स मिल जाते थे, 2 वोट दे देते थे। और तीसरा बेचारा जो है 1 ही वोट था लेकिन 600 प्रतिनिधित्व था, तो वो हार जाता था। कोई भी योजना जो आता था वो ये प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के लोग ही अपना जो है समर्थन करके उसको लागू करवा देते थे। लेकिन इनमें जब जागरूकता आई तो तृतीय स्टेट्स के लोगों ने कहा कि हम जो संख्या बल है, जो प्रतिनिधि है, सभी प्रतिनिधि अपना अपना वोट करेंगे। यानी आपके पास भी 600 प्रतिनिधि है, हमारे पास भी 600 प्रतिनिधि है। यानी प्रथम में 300 है, द्वितीय में 300 है और हमारे पास जो तृतीय स्टेट्स है उसमें भी 600 है। हाँ, जिसका बहुमत होगा, ठीक है, तो वो वहां पे वह काम होगा उस राज्य में। ठीक है, फ्रांस में वही काम होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा? प्रथम और द्वितीय मानने से इनकार करता है। तो फिर यहां पे ये लोग जो है अलग असेंबली को भंग करके बगल का एक मैदान है वहां चले जाते हैं। तो वही सब घटनाक्रम है। यहां पे देखिए 5 मई 1789 को तीनों स्टेट्स की संयुक्त बैठक बुलाई गई। जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है ना, विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति अगर तीनों संयुक्त बैठक होता है, तो उसी प्रकार से यहां तीनों स्टेट्स के लोग की बैठक हुई, जिसमें कुल प्रथम 300 लोग थे, द्वितीय स्टेट्स में 300 लोग थे, तृतीय स्टेट्स में 600 लोग थे। प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधि ने अपने साथ सामान्य मांगों की सूची लाए, जो उनका डिमांड था, जो जनता था। चूंकि मैक्सिमम जनता तो तृतीय स्टेट से ही जुड़ी हुई थी, उसके ही प्रतिनिधि थे, इनको ज्यादा नीड था, चूंकि वो लोग तो भोग विलास में हैं। तो इन्होंने एक सूची लाया कि हमको ये सब जरूरत है। परंपरा के अनुसार प्रत्येक स्टेट्स को एक मत देने का अधिकार था। ऐसे पहले से परंपरा जो चल रही थी, यानी तीनों स्टेट्स एक वोट देंगे उस चीज को। परंतु तृतीय स्टेट्स ने इसका विरोध किया और मांग रखी पूरी सभा से वोट करवाया जाए, यानी जितने 600 लोग हैं सब वोटिंग करेंगे।
एक एक ये 3 वोट से नहीं काम होगा, सभी जितने भी 600 प्रतिनिधि है 600 वोट देंगे, ठीक है, तब वह बात माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो बहुमत तब साबित होगा, ठीक है। इसका विरोध किया प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स, और मांग रखी पूरी सभा से वोट करवाई जाए। सम्राट ने कुलीन एवं पादरियों के प्रभाव में आकर यह मांग ठुकरा दी। सम्राट बोला ये नहीं होगा, इस तरीका का जो पहले से चल रहा है वही होगा, एक एक वोट का अधिकार है, तो एक मतलब जो प्रथम स्टेट द्वितीय और तृतीय एक एक वोट ही देगा, ये अलग अलग प्रतिनिधि वोट नहीं करेंगे। और इस मांग को वहां का जो शासक है लुई 16वां वो ठुकरा देता है। अब जो प्रतिनिधि मंडल है वो क्या करेगा, 20 जून 1789 को याद रखिएगा, 20 जून 1789 को तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि बरसाई जो जगह है वहां का एक टेनिस कोर्ट है जहां पे टेनिस खेला जाता है, में एकत्रित हुए और निश्चय किया कि जब तक ऐसे संविधान नहीं बनते जिससे राजशाही पर अंकुश लगाया जाए, जो ये राजा है वो मनमानी कर रहा है, जब तक उस पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक राष्ट्रीय सभा भंग नहीं होगी, वो चलते रहेगी 24 घंटा। यानी जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पे शामिल रहेंगे, एक जाएंगे दूसरे आएंगे, लेकिन यह सभा चलते रहेगी। इस तरह का जो है वहां पे टेनिस कोर्ट में इन्होंने आयोजन कर दिया, ठीक है, कि राजा पे अंकुश लगना चाहिए और लगेगा, क्योंकि जनता तो जो बहुमत वाली जनता तो यही है, जनसामान्य लोग तो यही हैं, तृतीय स्टेट्स के ही। राष्ट्रीय सभा में संविधान का प्रारूप तैयार करना प्रारंभ कर दिया गया, उन्होंने अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया। उस समय फ्रांस की स्थिति भयावह हो गई और लोगों को भोजन तक मिलना मुश्किल हो गया। ये स्थिति आ गई फ्रांस में जब वह सभा एक जगह एकत्रित होकर बना रहा है, चूंकि वहां पे जो पोप पादरी है, जो राजा वर्ग है, कुलीन वर्ग है, वो तो इसका विरोध कर रहा है। सारा जो है रोटी जो है सब बंद हो जाता है, लोगों को मिलना मुश्किल हो गया। लोगों ने क्या किया, भूख क्या नहीं करवाता है, तो लोगों ने लूटपाट करना शुरू कर दिया। और सम्राट ने क्या किया कि अपनी सेना को जो है पेरिस जाने को आज्ञा दे दिया कि जो लूटपाट हो रहा है या जनता है उसको जो है वहां पर कंट्रोल किया जाए। इससे उत्तेजित होकर के लोगों ने एक जनसेना का गठन किया, क्योंकि अब लड़ाई जनता और सेना के बीच में होगी। तो जनता जो है, तृतीय प्रतिनिधि जो है स्टेट्स, इसने क्या किया, एक जन सेना का गठन कर दिया, मतलब जनता ही सेना के रूप में संगठित हो गई। और 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, जब जानते ही हैं, क्योंकि अब कंट्रोल से बाहर होगा, क्योंकि जनता यहां पे हथियार उठाएगी, जनता सेना में शामिल हो गई है, तो जहां तहां तोड़ फोड़ स्टार्ट हो जाएगा और किसी के बस की बात नहीं होगी कि अब वो कंट्रोल कर ले, ठीक है। भीड़ ने क्या किया कि वहां का एक बास्तिल का किला था जहां पे बहुत सारे कैदियों को, फ्रांस के जो राजतंत्र व्यवस्था जो थी वो उसको कैदी को बना करके रखते थे। बास्तिल एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, कैद खाना था, वहां पर जो है कैदियों को रखा जाता था, ठीक है। तो यहां की जनता ने सबसे पहले क्या किया, वह बास्तिल का किला को ही ढा दिया, तोड़ दिया, और वहां जितने भी कैदी थे उसको स्वतंत्र कर दिया, ठीक है, और कैदियों को रिहा कर दिया गया। तो यह घटना बास्तिल का जो पतन है, यही फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में, इधर गए थे ना माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो गए थे फ्रांस के जो पैरेड में, 14 जुलाई को ही होता है ना, 14 जुलाई के ही दिन होता है वहां फ्रांस में पैरेड होता है, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789, चूंकि इसी दिन इन्होंने जो है, जनता ने जो है वहां का किला जो राजा का ढा करके, यानी ये एक सिंबल के रूप में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 14 जुलाई को फ्रांस में। तो 14 जुलाई 1789 की जो घटना है बास्तिल के पतन से ही यहाँ पे फ्रांस में कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 जुलाई 1789 को, क्योंकि वहां की आम जनता ने जो राजा का जो कैद खाना है, जो कह सकते हैं जेल है, उसको, बास्तिल का जो किला है उसको तोड़ करके वहां से कैदियों को रिहा कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं आगे चल करके 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई जिसमें सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। चर्च के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए, जो चर्च पोप पादरी का शासन है अब समाप्त हो गया। चर्च की भूमि और अन्य संपत्तियां जो थी चर्चों के पास वो जब्त कर ली गई। लेकिन अब कहानी बाकी है, थोड़ा सब्र कीजिए। लेकिन जो शासन स्टार्ट होता है वो भी बेहतर नहीं होता है, वो और आतंक का राज स्थापित हो जाएगा। किसके द्वारा, तो जैकोबियन दल के द्वारा। रॉब्सपियरे जो कि वहां का एक कह सकते क्रांतिकारी नेतृत्व करता है,
पुनः 27 अगस्त 1789 को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कर दी गई, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, कई बार पूछेगा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व किस क्रांति की देन है, तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति। घोषणा कर दी गई जिसने समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा तथा अत्याचारों से मुक्ति अधिकारों को नैसर्गिक और आहरणीय माना गया। यानी जो नई सरकार आएगी उसने कहा कि लोगों को समानता, स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, वो नैसर्गिक अधिकार है वहां के लोगों का, ये सब उनको मिलना चाहिए। चलिए यहां तक तो ठीक है। 1791 ईस्वी में राष्ट्रीय सभा जो वहां का है, नेशनल असेंबली के द्वारा फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाया गया। तो कई बार पूछेगा कि फ्रांस का संविधान कब बन करके तैयार हुआ, तो 1791 ईस्वी में कब बन के तैयार हुआ, तो याद रखिएगा फ्रांस का जो संविधान है, पूछ सकता है फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 14 जुलाई 1789। लेकिन अगर पूछे कि फ्रांस में संविधान कब बनाया गया, नया संविधान, तो 1791 ईस्वी में। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर राजतंत्र ही बनेगा, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र। पहले क्या, निरंकुश राजतंत्र, स्वेच्छाचारी राजा है, लेकिन अब संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। और शक्तियों का पृथक्करण भी किया गया, जैसा कि मोंटेस्क्यू चाहते थे, कहते थे। 1791 ईस्वी में संविधान की व्यवस्था से असंतोष बढ़ रहा था, लेकिन जो जनता की मांग थी वो पूरा नहीं हो रहा है। संवैधानिक राजतंत्र आ गया, लेकिन जनता को जो अधिकार चाहिए, जो जनता की मांग है, वो पूरा नहीं हो रहा है। संवैधानिक जो राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित तो हुई, लेकिन और भी असंतोष बढ़ रहा था। यानी फ्रांस की जनता ये संवैधानिक राजतंत्र से भी खुश नहीं थी। संविधान में जिस मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी, जो जो अधिकार दिए गए, संपत्ति की स्वतंत्रता का, ये सब पूरा नहीं किया गया, ठीक है। बहुसंख्यकों को मताधिकार से और जो मत का अधिकार दिया गया, वो कहते हैं ना मुंह देख करके देना। जो राजा के चापलूस थे, जो राजा के इर्द गिर्द थे, जो उनके बातों को जो है आगे बढ़ाते थे, या कह सकते हैं कि जो उनके समर्थक थे, उनको जो है यहाँ वोट का अधिकार दिया गया। और जो अन्य जो गरीब लोग हैं, जो कह सकते हैं मजदूर है, श्रमजीवी लोग हैं, उनको यहाँ पे वंचित कर दिया गया, वोट का अधिकार उनको नहीं दिया गया। सिर्फ धनी लोग, जो धनी मनी लोग हैं, उसमें से भी, जैसे तृतीय स्टेट्स में भी जो धनी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उसी को वोट का अधिकार दिया गया, और जो जनसामान्य है उसको अधिकार नहीं दिया गया, जिससे जनसाधारण में असंतोष की भावना बढ़ी। इन लोगों ने अपना एक दल बनाया। आगे चल करके जो जैसे यहाँ पर भी देश आज़ाद हो गया, लेकिन माओवादी विचारधारा के लोग आज भी भारत में है ना, कम्युनिस्टवादी, माओवादी, माओ से तुंग की विचारधारा वाले लोग, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो चुका है, लेकिन चूंकि जो सबसे नीचे जो तृतीय स्टेट्स में भी जो लोग हैं, उनको अधिकार नहीं मिला है, तो वो अब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने एक दल बनाया, उस दल का नाम रखा जैकोबियन। और इस क्लब के सदस्य समाज के निम्न तबके से आते थे, जो कि सबसे निम्न तबका है उससे जुड़े हुए थे जैकोबियन के सदस्य, ठीक है। जैसे दुकानदार, कारीगर, मजदूर। आगे चल करके जैकोबियन दो भागों में बट गया। एक जीरोथिस्ट उदारवादी था और दूसरा था जैकोबियन उग्रवादी, ठीक है। 1793 ईस्वी में जैकोबियन दल का राजतंत्र, जो संवैधानिक राजतंत्र है, उस पर कब्जा हो गया। रॉबस्पियर, जो कि जैकोबियन का नेतृत्व करता था, इसने राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। किस पे? तो लुई 16वां पे। और सार्वजनिक रूप से भरी सभा में राजा और रानी को गिलोटीन, जो सूली है, उस पर लटका दिया गया, ठीक है। चढ़ा करके मौत की सजा दे दी गई। तो रॉबस्पियर आतंक की राज की स्थापना कब कर देता है? तो 1793 ईस्वी में, जो कि जैकोबियन दल से जुड़ा हुआ है, जो कि तृतीय स्टेट्स के ही जो निम्न समुदाय के लोग हैं, उनसे यह समाज से, निम्न समाज से ये जैकोबियन दल बना था, ठीक है। और गिलोटीन पे लटका करके जो राजा रानी है, मैरी एंटोइनेट, मैडम डेफिसिट जिसको कहा गया, और लुई 16वां, दोनों को
फांसी पे लटका दिया, गिलोटीन पे लटका दिया जाता है। और 1793 के बीच में जो है वहां की स्थिति और भयावह हो जाती है। यानी ये जो है रॉबस्पियरे वो अपना विरोधी को पकड़ पकड़ के गिलोटीन पे लटका रहा है, पकड़ पकड़ के जो भी इसका विरोध कर रहा है उसको गिलोटीन पे लटका दे रहा है। जो भी विरोध कीजिएगा तुरंत जो है ये होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम नहीं जाएंगे, राजनीतिक मुद्दा हो जाता है कोई भी चीज। तो राज स्थापित किया, उसके दमनात्मक नीति के कारण कन्वेंशन के अंदर ही जो दमनात्मक नीति है, तो जो कन्वेंशन है, जो सभा है, उसके अंदर ही इसका विरोध होने लगा। क्योंकि इस तरीका की जो लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि पकड़ पकड़ के जो है उसको गिलोटीन पे लटकाना, फांसी दे देना, इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा आम हो गई। तो लोगों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया। जो कन्वेंशन के लोग थे, जो इसके सदस्य थे, इन्होंने ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक योजना बनाई। इसी का जो साथी लोग ही था, योजना बनाया और इसको गिरफ्तार कर लिया। और 92 साथियों के साथ 28 जुलाई 1794 को जो रॉबस्पियरे है, जो आतंकी राज स्थापित किया है जैकोबियन दल का, इसी को पकड़ करके गिलोटीन पे लटका दिया गया। ठीक है, गया काम खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं, तो ये भी जो रॉबस्पियरे का भी जो है काम समाप्त हो गया। कब? तो जब ये आतंकी राज स्थापित किया तो इसी के लोगों ने ही मिलकर के इसको सजा दे दी। चूंकि यह किसी का नहीं था, ये अपने दल को भी अगर कोई लगता था कि कोई विरोध करने वाला है या करेगा तो उसको पहले ही जो है ये फांसी पर लटका देता था। तो इसका जो पार्टी है कन्वेंशन, उसमें भी इसका विरोध हुआ और जो है जैकोबियन का जो रॉबस्पियर है इसको फांसी पर लटका दिया गया। अब उधर से जब स्थिति नाजुक हुई तब तक उधर नेपोलियन बोनापार्ट आ जाता है। ठीक है, 1795 से 99 डायरेक्टरी का शासन हुआ वहां, और डायरेक्टरी के बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो गया। कुछ दिन तक 1795 से 99 तक फ्रांस में डायरेक्टरी एक टीम था, डायरेक्टरी का, डायरेक्टर्स का एक टीम था, वो शासन व्यवस्था देख रहा था। तो उसके माध्यम से शासन हुआ। फिर आगे चल करके नेपोलियन बोनापार्ट वहां पे उदय हो जाता है। जब डायरेक्टरी से भी समस्या नहीं सुलझी, जनता जब खुश नहीं हुई डायरेक्टरी के शासन से भी, तो नेपोलियन ने इस स्थिति का लाभ उठाया, फायदा उठाया और कुछ सैनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के नवंबर 1799 में डायरेक्टरी का तख्ता पलट कर दिया। यानी डायरेक्टरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और खुद का शासन स्थापित कर दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और यही क्वेश्चन आपको याद कीजिए पूछा था, ऐसा नहीं कि अभी हमने इसको येलो किया है, आप पहले से ये नोट्स में येलो किया हुआ है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड लागू हुआ। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था टीआरई में। नेपोलियन कोड कब लागू किया गया था? 1804 ईस्वी में। ठीक है, और फ्रांस का सम्राट बन गया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और पुनः राजशाही स्थापित हुई, लेकिन आगे चल करके यह था साम्राज्यवादी, विस्तार करना चाह रहा था, लेकिन 1815 में वाटरलू का युद्ध में यह हार जाता है और यहां पे संधि हुई और फिर यहां पे समाप्त हो जाता है। और 1830 और 48 में फिर छोटे मोटे क्रांतियां फ्रांस में होते रही। तो इस प्रकार से फ्रांस की राजनीति में यहां पे आप देखिएगा कि जो पुरातन व्यवस्था है वो यहां पे समाप्त हो जाता है और एक संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण फ्रांस में हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या हुए। जो जो कारण था उसमें बदलाव हो जाएगा। सामंती व्यवस्था, जो पुरातन व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगा। जो पहले से राजतंत्र है, राजशाही व्यवस्था है, वो समाप्त हो जाएगा। राजतंत्र की समाप्ति हो जाएगी। प्रशासनिक चेतना का विकास होगा, राजनीतिक चेतना का विकास होगा, राष्ट्रीयता की भावना लोगों में उदय होगा, व्यक्ति का महत्व बढ़ेगा। नेपोलियन बोनापार्ट जैसे व्यक्तित्व का यहां पे कह सकते हैं महत्व बढ़ेगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना का उदय होगा। नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना होगी, धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना होगी, चूंकि पोप पादरियों पे शिकंजा कस दिया गया। समाजवाद का यहां से आरंभ हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति से ही अब सोशलिज्म आप देखिएगा धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। शैक्षणिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आएगा। जो मिलिट्री प्रणाली है, व्यापारिक प्रणाली लागू हो जाएगी। वाणिज्य व्यापार की वृद्धि होगी। नेपोलियन का कानून संग्रह यहां पे लागू होगा। नया राष्ट्रीय कैलेंडर आएगा। उसके बाद बाह्य प्रभाव के रूप में सामंती व्यवस्था यूरोप से समाप्त हो जाएगी। आगे चल करके इटली का एकीकरण हो जाएगा। मुसोलिनी, हिटलर मुसोलिनी के बारे में आपने पढ़ा होगा नहीं?
या नहीं, इटली का तो एकीकरण, वो तो क्रांति है। ये आपका जो इटली का एकीकरण भी बताएंगे, आपका जर्मनी का एकीकरण आगे चल करके बिस्मार्क वगैरह जर्मनी के तहत, ठीक है। तो ये सब आपको जो जैसे यहाँ काउंट काबूर हो गया, ठीक है, उस सब के बारे में, इटली का एकीकरण एक टॉपिक है आपका, पढ़ाया जाएगा अगला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जर्मनी पे प्रभाव होगा, जर्मनी के 300 जो राज्य हैं, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण इससे संबंधित है, आगे चैप्टर पढ़ाएंगे। पोलैंड, जो संयुक्त पोलैंड की तस्वीर यहाँ पे सामने आएगी। इंग्लैंड पर भी प्रभाव होगा, इंग्लैंड में रिफॉर्म एक्ट आएगा, वहां भी संसद में सुधार किए जाएंगे। भारत पर भी प्रभाव होगा। मैसूर का जो शासक है टीपू सुल्तान, वो फ्रांस से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, फ्रांस की क्रांति से। और देखिए यहां पे लिखा हुआ है मैसूर के शासक, कई बार पूछेगा फ्रांस की क्रांति से सबसे प्रभावित व्यक्ति कौन थे भारत के उस समय के, कह सकते हैं तो शासक मैसूर का शासक टीपू सुल्तान ने प्रभावित होकर अंग्रेजों की सत्ता का विरोध किया और समानता, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार फ्रांस की स्वतंत्रता संग्राम की ही महत्वपूर्ण विरासत बन गई। इस प्रकार हम पाते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने एक युग का अंत कर दूसरे युग का आरंभ कर दिया। प्रजातंत्र, राष्ट्रवाद, समाजवाद, व्यक्ति का महत्ता, स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की भावना जैसे महत्वपूर्ण ज्ञान पूरे विश्व को दिया। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो ऑब्जेक्टिव सेशन है उसको आप लोग यहां पे बता सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति, चलिए बताइए, आप लोग आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तेजी से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए लिखना, सब लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए। एक का बी 1789 बिल्कुल सही है। दो का सी बिल्कुल सही है। चलिए, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई? तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी में हुई। बास्टिल का पतन, जो कि वहां का क्या था तो जेल है, तो उसका पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, ठीक है। प्रथम स्टेट्स में कौन आते हैं? सर्वसाधारण, किसान, पादरी, राजा, बताइए क्या होगा? तीसरा का आंसर दीजिए, कौन आएंगे? चलिए, पादरी बिल्कुल सही जवाब है। आप ही लोग जवाब दे रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। अब आप लोग खुद दनादन दीजिए, ठीक है। पादरी। द्वितीय स्टेट्स में कौन आते थे बताइए? पादरी, कुलीन, राजा, मध्यम वर्ग। देखिए, जब कुलीन और राजा हो ना तो कुलीन मारिएगा, क्योंकि राजा जो था वो तो सर्वे सर्वा ही है। पादरी और राजा को एक श्रेणी में कर सकते हैं, तो कुलीन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो द्वितीय स्टेट्स में यहां पे अगर राजा और कुलीन दोनों दे दे तो कुलीन मारिएगा। कुलीन मतलब होता है उच्च कुल का होना, राजा के कुल का होना, ठीक है। चलिए, तृतीय स्टेट्स में कौन आते थे? दार्शनिक, कुलीन, न्यायाधीश, पादरी।
तो दार्शनिक जो थे वो तृतीय स्टेट्स में थे, जो दार्शनिक थे फिलोसफर सब वो तृतीय स्टेट्स में थे। विश्व कोश के संपादक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो याद रखिएगा दिदरो हैं। विश्व कोश के संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन याद कीजिए, मुझे लगता है पूछा है टीआरई, जो आगे क्वेश्चन अभी दिखाएंगे, शायद ये आपका 9, 10th या 11, 12 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विश्व कोश के जो रचनाकार हैं, मुझे जहां तक की याद है, बाकी क्वेश्चन तो भूल जाता हूं मैं भी क्या पूछा था, लेकिन आप लोग देखे होंगे तो याद होगा। यह क्वेश्चन था विश्व कोश के संपादक कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिदरो। जेकोबियन दल का प्रसिद्ध नेता, अभी तुरंत हमने बताया था रॉबस्पियरे, उसका पूरा नाम था मैक्समिलियन रॉबस्पियर। पियरे भी रहता है, रॉबस्पियर या पियरे रहेगा तो याद रखिएगा। तो जेकोबियन का प्रसिद्ध नेता यही था जिसको गिलोटीन पे बाद में इसी के कन्वेंशन के लोगों ने लटकाया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया, बताइए, बार बार चर्चा किए हैं, किस में दिया गया, तो फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। अब देखिए यही क्वेश्चन अभी, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कब की गई, चलिए बताइए, अभी तुरंत हमने जब थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें चर्चा किया था, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, क्या होगा बताइए, बिल्कुल सही, 20 अगस्त 1789, 20 अगस्त 1789 को दिया गया, ठीक है। ये शायद आंसर की में थोड़ा मिस्टेक हो गया तो थोड़ा सुधार लीजिएगा, 20 अगस्त 1789 कर लीजिएगा। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, शक्ति का पृथक्करण याद कीजिए, किसने दिया है शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू, बार बार चर्चा किए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपाल, सॉरी किधर गया, शक्ति का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, याद रखिएगा। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है, मॉन्टेस्क्यू ने। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताइए किसका लिखा हुआ है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताइए, ग्यारह का, बिल्कुल रूसो का है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का, ठीक है। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार दिया गया था, तो केवल जो सक्रिय नागरिक थे, ठीक है, सक्रिय नागरिकों को ही दिया गया था, केवल सभी नागरिकों को नहीं दिया गया था, जो वहां बुजुर्गा वर्ग थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उसी को दिया गया था, ठीक है। तो राज परिवार नहीं दे सकते हैं केवल, क्योंकि वहां पे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सक्रिय लोग थे, उसको दिया गया था, अभी हमने चर्चा किया था, सक्रिय लोग हो जाए। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, पहला तो इतना जान लीजिए कि था तो एक प्रकार से निरंकुश राजतंत्र तो समाप्ति हुआ था, उदार तानाशाही, सैनिक तानाशाही ये भी नहीं, गणतंत्र व्यवस्था कह सकते हैं, ठीक है, चूंकि यहां पे जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, टीआरई के एग्जाम में पूछा गया था, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था, तो याद रखिएगा जो नेपोलियन कोड है वो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। नेपोलियन कोड कब लागू किया गया था, तो 1804 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप में दास प्रथा कब समाप्त हुई, तो देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि 1848 ईस्वी में हमने बताया ना, 30 और 48 आगे चल करके चलता रहा, तो 48 में जाकर के दास प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था, ठीक है। तो
48 याद रखने वाला चीज है ये। फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस के शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था? जैसे यहाँ पे ब्राह्मण लोग थे, पंडित लोग थे, उसी प्रकार वहां पे जो चर्च था उसी का अधिकार था वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए। तो चर्च का, किसका था? तो चर्च का। 17, 18, 19 क्वेश्चन बनाइए, तो आसान सा क्वेश्चन है। 17, 18, 19 बनाइए। चलिए, लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय याद रखिएगा कन्वेंशन ने ही लिया था, और कन्वेंशन ने ही जो आगे चल करके रॉबस्पियरे है उसको भी गिलोटीन पे चढ़ाया था। तो कन्वेंशन याद रखिएगा, कन्वेंशन 17 का हो जाएगा आपका बी। 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग का। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा? तो अभी तुरंत हमने बताया, मैसूर का राजा क्या था? टीपू सुल्तान शासक था। मैसूर जो कर्नाटक है, टीपू सुल्तान पे प्रभाव पड़ा था, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव भारत में किस शासक पे पड़ा या किस राजा पे पड़ा? तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्टेयर। तो वॉल्टेयर एक लेखक थे, गणितज्ञ नहीं है, ना ही वैज्ञानिक हैं वो, ना ही शिल्पकार हैं, एक राइटर हैं, एक लेखक हैं। विचारक रहता तो वो भी लिख सकते थे, थिंकर, विचारक, दार्शनिक। चलिए, तो लेखक। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक करता था? तो जनता की इच्छा का। जनता जो इच्छा चाहती है उसके हिसाब शासन हो, तो जनता की इच्छा। ठीक है, रूसो का सिद्धांत का जो समर्थन है वो जनता की इच्छा से ही है। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मोंटेस्क्यू, तो यहां से क्वेश्चन, दास कैपिटल किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। ये भी आपको कई बार पूछा हुआ है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का। सामाजिक संवेदना, विधि की आत्मा, ये याद रखिएगा, विधि की आत्मा, ये शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है, टीआरई में ही पूछा गया है, शायद 11, 12 या किसी में पूछा है। विधि की आत्मा मोंटेस्क्यू की रचना है। ठीक है, विधि की आत्मा मोंटेस्क्यू की रचना है, याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। मोंटेस्क्यू कौन सा पुस्तक लिखा है? तो याद रखिएगा विधि की आत्मा, बिल्कुल सही है। दास कैपिटल याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स समाजवादी का बाइबिल इसको कहा जाता है, पूछ सकता है, कार्ल मार्क्स का है दास कैपिटल। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो लुई 16वां कौन था? याद रखिए, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी उस समय वहां का शासक कौन था? तो लुई 16वां था, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो लुई 16वां, याद रखना है आपको, कौन था? तो लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई, तो स्वतंत्रता दिवस भी उसी दिन होगा, और इसी दिन माननीय प्रधानमंत्री गए भी थे पिछले साल। ठीक है, फ्रांस की जो पैरेड होता है, बास्तिल का पैरेड, उसमें शामिल भी हुए थे। तो 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कहानी हमने बता ही दिया। चलिए, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो याद रखिएगा 3 वर्गों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट्स में बटा हुआ था। कितने स्टेट्स में बटा हुआ था फ्रांस का समाज? तो आप लोग को पढ़ाया अच्छे से, 3 स्टेट्स में ही था। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? अभी बताया था, जिसको लोग जो है नहीं मानना शुरू कर दिए थे, पार्लियामेंट अंकुश नहीं लगा रही थी, अभी थ्योरी में पढ़ा होगा। तो राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो पार्लियामेंट, याद रखिएगा, कौन सी संस्था थी? तो पार्लियामेंट थी, राजा पे अंकुश लगाने के लिए। लेकिन आगे चल करके वो अंकुश नहीं लगा रही थी, इस कारण से फ्रांस की क्रांति हुई तृतीय स्टेट्स के लोगों के द्वारा। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे घर को नष्ट कर दो? ठीक है, तो ये वॉल्टेयर का कथन है, भ्रष्ट गिरजे घर को नष्ट कर दो। किसने कहा था? तो वॉल्टेयर का था। जब थिंकर और विचारक के सामने जो उसका कथन है, तो वहां पे हमने ये थ्योरी में कराया हुआ है। ठीक है, वॉल्टेयर का ही था। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ये तो चर्चा ही हुआ, अभी 1688 ईस्वी में हो चुकी थी गौरवपूर्ण क्रांति। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? धार्मिक बुजुर्वा क्रांति। तो एक प्रकार से ये क्या था? बुजुर्वा क्रांति था। ठीक है,
आतंक का राज की स्थापना किसने किया था? तो रॉबस्पियर ने किया था। रॉबस्पियर ने आतंक का राज जैकोबियन के द्वारा स्थापना किया था। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका मित्र बना दिया था। यूरोप के कई देशों को फ्रांस का क्या बना दिया था? मित्र बना दिया था। ठीक है। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 14 जुलाई 1789 को। नेपोलियन कब सम्राट बना? ठीक है, बताइए नेपोलियन सम्राट कब बना? नेपोलियन कोड तो लागू किया गया था 1804 ईस्वी में, लेकिन क्वेश्चन है नेपोलियन कब सम्राट बना? तो ये भी आंसर वही होगा, 1804 ईस्वी ही। ठीक है। किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? तो लुई मेरी इच्छा ही कानून है, लुई 16वां। मैं ही राज हूं किसने कहा था? लुई 14वां। मेरी एंतोइनेट कहां की राजकुमारी थी? चर्चा भी किया था हमने, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लेटर्स द कैचेट क्या था? तो राजाज्ञा था, एक प्रकार का क्या था? राजाज्ञा था। लेटर्स द कैचेट क्या था? तो एक प्रकार से राजाज्ञा था। स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को हुई थी? याद कीजिए, स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को हुई थी? 14 जुलाई को। तो वहां पे कोर्ट में, टेनिस कोर्ट में वो लोगों ने बास्तिल का पतन किया था। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या है? स्टेट्स जो जनरल था उसका बैठक कब हुआ था? 5 मई 1789 को। 36 का ऑप्शन बी, 5 मई 1789 को। किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो है उत्तम है? किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? अभी तुरंत हमने चर्चा किया था, 100 चूहों की अपेक्षा। 37 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, वॉल्टेयर ने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ठीक है, वॉल्टेयर ने कहा था। फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर था? कौन सबसे ज्यादा कर दे रहे थे? साधारण जनता, जो आम जनता थी वही टैक्स देने का काम करती थी। सम्राट लुई 16वां को किस तिथि को फांसी दी गई? ठीक है, अब बताइए किस तिथि को फांसी दे दिया गया? जैकोबियन। और 93-94 में ही यहाँ पे शासन जो होता है जैकोबियन का, आतंक का राज होता है। अब अंदाजा लगाइए क्या आंसर होगा? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लटकाया गया था वहां मेरी एंतोइनेट और लुई 16वां को गुलेटिन पर। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ सकता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बास्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला? 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अभी तक आप लोग कोर्स से नहीं जुड़े हैं, तो जो लोग केवल वीडियो का मजा ले रहे हैं, तो वो लोग निश्चित रूप से कोर्स से जुड़िए। हमारा कोर्स आपको जरूर ही फायदा करेगा, जरूर से जरूर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते फ्रांस की क्रांति के थ्योरी, ऑब्जेक्टिव सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी टाइम ओवर हो चुका है। जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में वो दूसरे दिन दिखा देंगे, या आप लोग खुद नेट से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, अब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इस बात की फुल गारंटी है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे या पूछे जाएंगे, फ्रांस की क्रांति से अगर पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।